नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो 10 लाख नौकरियों का ऐलान हुआ। सेना के लिए भी नया प्लान आया जिसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, लेकिन इसके बाद इनमें से 25% ही कंटिन्यू कर पाएंगे। इसी को लेकर युवाओं में कंफ्यूजन है, इसी को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ऐसे में इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। विपक्ष के साथ ही कुछ लोग ऐसी भर्ती को देश हित में नहीं बता रहे हैं, लेकिन भविष्य की यह नीति कितनी सटीक बैठेगी, रोजगार का यह अग्निपथ युवाओं के लिए कैसा होगा, आज बात इसी खास मुद्दे पर। रोजगार का अग्निपथ बेहद अहम मुद्दा और चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। राजेंद्र मेघवाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता है। कर्नल केसरी सिंह राठौर जी हैं, विषय विशेषज्ञ हैं और साथ ही कर्नल अनुपम जेटली जी भी चर्चा में शामिल हुए, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत कर्नल अनुपम जेटली जी आपसे ही करते हैं। सर, बेहद अहम फैसला सरकार द्वारा लिया गया क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऐसे में 10 लाख नौकरियों का फैसला लिया गया, लेकिन सबसे अहम है अग्निपथ प्लान, जिसे लेकर नाराजगी है, जबकि खुशी होना चाहिए कि यहां पर सेना में भर्ती निकल रही है। लेकिन इस फैसले को जो पैरामीटर्स यहां पर तय किए गए हैं, क्या आप उसे सही मानते हैं या आपको लगता है कि फैसले में कोई कमी है? ये फैसला मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी में लिया गया है, बिना इस पर मंथन किए हुए। जी, अपनी फौज की नौकरी के दौरान मैं 2.5 साल रिक्रूटिंग डायरेक्टर भी रहा हूं और मुझे पता है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है। इस फैसले में हमें देखना चाहिए कि आर्मी का जवान किस हायरार्की और सीनियरिटी या प्रायोरिटी में आता है। हर एक महकमे का काम बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो या कोई भी और सैनिकों का या अर्धसैनिक बल का या पुलिस का फोर्स हो। मगर अब तक देश में एक तरीका था कि आर्मी का जवान सबसे मुश्किल काम करता है और देश के लिए अपनी जान न्योछावर करने के लिए तत्पर रहता है, इसलिए आर्मी के जवान को अच्छी खासी तनख्वाह इन सब के बराबर दी जा रही थी। आज जो ऐलान किया गया है उसमें आर्मी के जवान को 21,000 मिल रहा है कैरी होम सैलरी, जबकि बाकी सबको बीएसएफ, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ हर एक के जवान को इससे ज्यादा मिल रहा है जी। ये क्यों है? और हम चाहते हैं कि सबसे कम तनख्वाह लेने वाला, जिसको 4 साल के बाद ना रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विसमैन का ओहदा मिलेगा, ना एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट मिलेगा, हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति देश के लिए अपनी जान कुर्बान करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं आगे और डिस्कस करूंगा तो कुछ देर में कि आर्मी की यूनिट के अंदर क्या क्या खास प्रॉब्लम आने वाली। जी जी बिल्कुल, बेहद अहम बात आपने से कही सर। हमारे साथ पुनीत कर्नावट जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है। बहुत स्वागत है पुनीत जी आपका, क्योंकि फैसला केंद्र सरकार का है। इंतजार जरूर था कि वैकेंसी यहाँ पर निकले, 10 लाख नौकरियां मिलेंगी, 18 महीने का वक्त यहां पर तय है पुनीत जी, लेकिन जो कंफ्यूजन युवाओं के अंदर है वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? और इसलिए विरोध भी हो रहा है, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी, उसके बाद हमारा क्या? देखिए, किसी भी निर्णय के पीछे एक भावना होती है, उस भावना को समझना चाहिए। आर्मी जिसके प्रति सर्वाधिक आदर का भाव हम सिविलियन में हैं, और सब लोगों का एक जो भी जवान हो रहा होता है उसका एक ऐसा सपना होता है कि वो देश के लिए कुछ कार्य करे, उसमें अपनी सेवा दे। आज ये एक अवसर मिल रहा है, अग्निपथ और अग्निवीर इनके माध्यम से नौजवानों को देश के प्रति उनकी राष्ट्रभक्ति की भावना और मजबूत होगी और वो आर्मी के अनुशासन से, आर्मी के सेवा भाव से, आर्मी की राष्ट्रनिष्ठा से, मैं आर्मी जब कह रहा हूँ और फोर्सेज कह रहा हूँ, वो तीनों ही हैं, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है और आर्मी भी है, उनके साथ जुड़ सकेंगे। 17.5 साल की उम्र से 21 साल के बीच में जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में एक अनुशासन आएगा, एक मजबूती आएगी, राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम, उनका
मन में आदर भाव और बढ़ेगा। बात आपने की, लेकिन इन 4 साल के बाद क्या कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि अगर 21 साल 22 साल की उम्र के बाद उसके हाथ से तो सेना का जो टाइटल है वो भी गया, उसकी नौकरी भी गई, अब आगे क्या उसे 25% ही तो सिलेक्ट होंगे, इसलिए कंफ्यूजन है। युवा इसलिए सोच रहे हैं कि फिर क्यों जाए हम 4 साल के लिए। ये 25% लोगों को तो सेना के अंदर काम करने का मेरिट के आधार पर अवसर मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा ये जो 4 साल उनके जीवन के होंगे, मैं मानता हूं कि वो पूरे जीवन उनको एक मजबूती के साथ काम करने की प्रेरणा देंगे और उसके कारण वो जीवन किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की आर्मी में काम किया हुआ व्यक्ति अपने जीवन में कहीं असफल नहीं हो सकता। और 4 साल जिसमें निर्धारण होता है कि जीवन किस दिशा में जाएगा, उस दिशा को अगर आर्मी की देखरेख में वो आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उनको प्रत्येक क्षेत्र के अंदर सफलता मिलने वाली है। ठीक है, राजेंद्र मेघवाल जी, कांग्रेस बहुत विरोध कर रही है इसे लेकर भी और कहना ये कि सेना को प्रयोगशाला बना रही है सरकार, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। देखिए श्वेता जी, जहाँ तक रोजगार के परिदृश्य की बात है तो इस देश के अंदर 2014 में जब प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए तब तो उन्होंने देश से वादा किया था कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, और आज 8 साल हो चुके हैं। और अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 16 करोड़ रोजगार तो कहीं नज़र नहीं आते हैं। उसके अलावा अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर ये खुलासा हुआ है कि करीबन 45 करोड़ बेरोजगारों ने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया। तो आप सोचिए इस देश के अंदर इस वक्त रोजगार की क्या स्थिति है। सेना हमारा सबसे बड़ा रोजगार देने का अवसर है राष्ट्रभक्ति के साथ में। और आपको मैं ये बताते हुए बता रहा हूं कि जैसे पहले इन्होंने किसानों को तबाह किया, वैसे ही अब ये सैनिकों को तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि किसान हमारा 12मासी सैनिक है। वो गांव के अंदर, खेत के अंदर देश के अन्नदाता के रूप में खाद्यान्न सुरक्षा देता है, और उसका बेटा सेना सीमाओं पर देश की सुरक्षा करता है। तो ये पहले किसानों के साथ में इन्होंने अन्याय किया और उसके बाद अब सैनिकों का नंबर लिया। आप मुझे एक बात बता दीजिए, 17 साल का युवा 4 साल नौकरी करेगा, उसके बाद में आउट ऑफ सर्विस आ गया। मुझे एक बात बता दीजिए, इस देश के अंदर अगर आप चारों दिशाओं में देखेंगे तो चारों जगह पे हमारी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है। आज अगर 1 साल भी कोई पोस्टिंग रहेगा, 1 साल में कुछ भी समझ में नहीं आता। 2 साल तो हमारी नौकरियों के प्रोबेशन पीरियड होते हैं। अरे भाई, कितना धोखा करोगे आप इस देश के साथ में। आप 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हो 18 महीने में, अरे आपने 8 साल में कितने रोजगार दिए, इस बात का खुलासा हो। रेलवे और हमारा जो ये आपका डिफेंस फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्रीज हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा रोजगार है। गांव के सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा अपनी मतलब देश के प्रति सेवा देते हैं। उन दोनों जगह पे निजीकरण की आड़ में राजेंद्र मेघवाल जी फैसले ले रहे हैं। और मैं बता रहा हूं, सैनिकों की शहादत पर वोट मांगने वाले लोग, सैनिकों की शहादत को वोट में और सत्ता में आना बहुत आसान है, लेकिन सैनिकों को सम्मान देना उतना ही रिएक्शन लेंगे इस पर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कर्नल केसरी सिंह जी भी हमारे साथ विषय विशेषज्ञ, और इसलिए मैं सबसे आखिरी में इनके पास आ रही हूँ। आपने सर सुना, सबके रिएक्शन सुने कि इस फैसले को लेकर क्या है, लेकिन सवाल वही उठता है कि युवा कंफ्यूजन में है कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। तो 4 साल के लिए जाए नहीं, देशभक्ति है, लेकिन सेना में जाना गर्व की बात है, लेकिन इसके अलावा भविष्य वो जवान भी देखता है, अपने परिवार को भी देखता है, सब चीजें होती हैं। ऐसे में इस फैसले में आपको कहां कमी नजर आती है, या आपको लगता है कि इसमें थोड़े बदलाव होने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं ठीक फैसला है? देखिए श्वेता जी, मैं आपको अगर सीधा सीधा बोलूं, एक अराजनीतिक आदमी के तौर पे जिसने खुद 21 साल सेवा की है देश की एज ए कर्नल, मेरे पिताजी भी एयरफोर्स में थे। ये जो अग्निवीर, अग्निपथ, ये कोई महाभारत रामायण का सीरियल नहीं चल रहा है। सबसे मेन बात आज जानने की जरूरत ये है कि आपको सीधा सीधा ये जो सेना, ये जो भावों को आप मतदान में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब 1-2 साल के बाद चुनाव आ रहे हैं, आप एक इस तरह की भावनाओं का समुद्र लाना चाहते हैं। आप ये समझिए, फौज में जाने से पहले लोग एनसीसी में जाते हैं। फौज, मिलिट्री के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। आपको अगर एक्सपेरिमेंटेशन ही करना था और आपको इस तरह की चीजें ही करनी थी तो आप पैरामिलिट्री फोर्स से शुरू करवाते, आप एनसीसी से शुरू कराते। आपको सीधा जो देश अपने संसार में देशों का जो लास्ट बेस्टन माना जाता है सेना, आपको सीधी वही मिली ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दूसरी बात करते हैं, आज की तारीख में अर्धसैनिक बल जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनमें 9,30,000 लोग काम कर रहे हैं और करीब 1 लाख की वैकेंसी है। 10% से ज्यादा वहां डेफिशिएंसी है। आपको वो नहीं दिखाई दे रही, आपको सीधी सेना दिखाई दे रही है। आप जिस सिपाही को वहां भेज रहे हैं, उस सिपाही का कोई प्रमोशन नहीं है, कोई उसकी रैंक नहीं है, उसका कोई सैलरी का एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक फिक्स्ड है। 21,000 दे देंगे, 9,000 काट लेंगे। आप सीधा सीधा बता रहे हैं 30,000 दे देंगे, इतना काट लेंगे। और 4 साल के बाद आप एक बात बताइए, 17.5 साल का बच्चा जो वयस्क भी नहीं हुआ है, उसे आप सीधा सीधा आमंत्रण दे रहे हैं, उसे एक चीज दिखा रहे हैं भावों के नाम पर, तू अंदर आ जा। अब उसको ये पता है कि मुझे 4 साल बाद जाना है। ये क्लियर बात है
कि कौन जाएगा आज की तारीख में, जो गरीब तबके का होगा, जो किसान का बेटा होगा, जो जमीन से जुड़ा हुआ होगा, या शहरों में आराम से रहने वाले 4 साल के लिए नहीं जाएंगे। और जो जाएगा 4 साल के लिए, उसके साथ में क्या वही व्यवहार होगा जो आम सैनिक के साथ में होता है? उनको भी पता है, जिस बटालियन में हम, उस बटालियन में थे, हमें भी पता है कि ये आदमी हमारे पास 4 साल के लिए आया है साहब, ये 4 साल के बाद यहाँ रहेगा या नहीं रहेगा। आप मानते नहीं है, आप जाने अनजाने में अपने खुद के युवाओं को 2ym दर्जे पे वहां भिजवा रहे हो। इसकी जो संकल्पना कहते हैं आप, इसे कॉन्सेप्ट कहते हैं, बहुत अच्छा है। वर्ल्ड में 15 कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, मगर इसकी जो आपने फॉर्मेट बनाई है, जो आपने रूल रेगुलेशंस बनाए, मैं कहूंगा साहब एज ए 4th जनरेशन फौजी, मैं कहूंगा ये बिल्कुल निम्न दर्जे का है। इसके ऊपर दोबारा सोचना पड़ेगा हमें। 4 साल की जगह अगर 6 साल करना है, और कौन से आप कहते हो 25% को रखेंगे, 25% को रखोगे क्यों? आप बोलो साहब 25% को ही दूसरी चीजों में भेजेंगे, 25% को सीआरपीएफ या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भेजेंगे, 25% को सेना में रखेंगे। आपकी अप्रोच ही गलत है। 25% को रखेंगे, 75% को निकाल देंगे। आपको उनके लिए रूपरेखा बनानी पड़ेगी। यही गवर्नमेंट ने, इन्हीं नेताओं ने आज के 5 साल पहले ये बनाया था कि साहब लेटरल कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। जो सेनाओं से लोग 1-1 लाख लोग जो साल के रिटायर हो रहे हैं, उनको बाकी फोर्सेस के अंदर रख लिया जाएगा। कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है आज की तारीख में। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नए बच्चे आएंगे इनको रख लेंगे? 21-22 साल का बच्चा जिसने AK-47 चलाई है, जिसने रॉकेट लॉन्चर चलाया है, जिसने अपने हाथ से दुश्मन का सामना किया, आप उसे सड़कों पे छोड़ दो, कल को ये लोकल मिलिशिया बन जाएगी। कल के टाइम में आप मानेंगे यहां गैंग वॉर शुरू हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, हम जाने अनजाने में एक ट्रेन फोर्स को अगर बिल्कुल अनगाइडेड जंगलों में, मतलब आपको लगता है कि ये नेगेटिव वे में ही जाएंगे कि अगर वहां से निकले और ट्रेंड हो चुके हैं, लेकिन ये पाथ नेगेटिव ही पकड़ेंगे? बताइए, 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या, आप सुनिएगा इस बात को, 47% युवा आज इस हिंदुस्तान में 25 साल से नीचे का है, यानी 0 से 25 ईयर्स। आज हर साल तकरीबन 10 से 12 लाख नया बच्चा 10वीं 12वीं पास करके अंदर ज्वाइन कर रहा है। इतनी आज सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है इस नेशन की? रोजगार। आपको घर चलाना है, रोजगार। और आप उससे उसके यूथ के प्राइम में 4 साल उसको रखने के बाद में, वर्दी का वो भाव दिखाने के बाद में, एक दिन उसको ऐसे उठाते हैं और बोलते हैं चल तेरा टाइम पूरा हो गया। ये चिंता का विषय है और इस पर जरूर सोचना चाहिए। पुनीत जी, इस पर एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे कि मंचा, आपने कहा कि भावनाओं को समझना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसी भावनाएं हुई तब क्या? हम दोनों पहलू लेकर चलते हैं। मुझे लगता है कर्नल साहब अगर बेहतर सुझाव के साथ आते, इस डिबेट में कोई बेहतर सुझाव देते तो अच्छा होता। एक इतनी नेगेटिविटी के साथ आर्म फोर्सेज में 21 साल काम किए हुए व्यक्ति और जो 4th जनरेशन की बात कर रहे हैं, सर मैं 4 पीढ़ी से आपकी सारी बात सुझावों तक तो सर, आप एक डिसिप्लिन फौजी की तरह मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी सारी बात सुनी है। आपने बहुत, मैं नेताओं की तरह बात नहीं कर रहा हूं। मैं भी इस देश का नागरिक हूं और मेरे में भी उतनी देशभक्ति है जितनी कि फौजी के अंदर देशभक्ति है। इसलिए मैंने आपकी बात बहुत सम्मान से सुनी है, आप भी मेरी बात सम्मान से सुनिए। तो सर आप ये शब्द जो है ना, इनको थोड़ा रोक के चलिए। मैं बिल्कुल सम्मान के साथ कह रहा हूं आपको। मेरे पास तो आप इतनी नकारात्मक बात के साथ अपनी बात शुरू कर रहे हैं। फौज में 4 साल रहने वाला व्यक्ति बाहर आकर गैंग वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा, ये सोच भी मुझे आश्चर्यचकित करती है। हम सब जब बड़े हो रहे थे तो हमारे मन में था कि हम पुलिस की वर्दी पहने, हम फौजी की वर्दी पहने, हम फौज के अनुशासन को सलाम करते हैं। आप मुझे बोलने दें, आप नेताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं अभी। अब मैंने आपकी पूरी बात ध्यान से सुनी है। आप कृपा करके, मेहरबानी करके मेरी बात सुने और आपके अनुभव का अच्छा सुझाव आप राजनाथ सिंह जी को भेजिए, मोदी जी को भेजिए और बड़े अफसरों को भेजिए। ये अभी आपने कहा 15 देशों के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है। उन 15 देशों में के प्रोग्राम के कारण वहां के जीवन में नैतिकता भी आती है, अनुशासन भी आता है, साहस भी आता है और राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना भी आती है। ये केवल मात्र एक वो प्रोग्राम है जिसकी आज शुरुआत हुई है और मैं तो कहता हूं कि आगे जाकर इस देश के हर नौजवान को फौजी की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वो राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से समझ सके। केवल मात्र पैसे की दृष्टि से कोई फौज में जाता है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है अनुपम जेटली, देखिए ये बड़े बड़े जुमले इस्तेमाल करना और देश को गलत भ्रांतियों में डालना, गलत तरीके बताना, ये बंद होना चाहिए। पहली बात, एक रोजगार भी नहीं बढ़ेगा अगर फौज की एक टुकड़ी की संख्या कुल 35 है या एक पलटन की संख्या 700 है तो 701वां जवान नहीं आ सकता, चाहे वो रेगुलर भर्ती हो चाहे वो 4 साल के लिए भर्ती हो। अगर फौज में 11,30,000 सारी नफरी है
जो आज 15% ज्यादा खाली है, जी। उस खाली को नहीं भर रही है। ये चाहते हैं कि उस 11,30,000 में चौथाई हिस्सा या 30% या बढ़ते बढ़ते 4-5 साल में 70% नफरी वही सर रहेगी। इससे फायदा किसको है? कुछ तो सोचा गया होगा इस फैसले के ये पीछे। सोचा गया मैं आपको पेंशन फायदा बताता से- हूँ, मैं आपको फायदा बताता हूँ। ये इन्होंने फौज की जमीनें बेच दी, अब ये एयरफोर्स की जमीनों के चक्कर में है। ये सब आम खबरें हैं। और अब ये इनको चुभ रहा है कि फौज की पेंशन बहुत ज्यादा जा रही है, पैसा बहुत जा रहा है। तो इतना पैसा जो सरकार अगर आर्मी को और देश की डिफेंस को अगर चुभता हुआ एक सब्जेक्ट देखेंगे तो ये देश भविष्य में गर्त में जाएगा डिफेंस में। और आपको मैं बताता हूं, कर्नल साहब, मुझे बोलने दें आप। पिछले आपने सालों मुझे में बताया, डिफेंस में बीच में जितना नहीं बोला मजबूत हुआ है देश, कितना सबसे हुआ बड़े है? बायर हमारे हैं। आप मुझे आंकड़ों पे बात डिफेंस करें। सेक्टर में रिवलेशन है। आप और आज आप ये बात कह रहे हैं, आप मुझे मैं गिनाएंगे आश्चर्यचकित क्या आ हूं। गया? मैं आश्चर्यचकित हूं, आप ये आप बात गिना कर रहे दें मुझे क्या हैं। आ पब्लिक गया? डोमेन में ये बात है, हमारी सेनाओं को गिना दें सबसे मुझे। ज्यादा बिल्कुल। देखिए मजबूती मैडम, दी। पुनीत जी, पुनीत जी, दिल्ली का सुनिए, इशारा में पुनीत जी, सिर्फ पुनीत गोली जी, चलाने की हिम्मत पुनीत जी, करने सुनिए, वाली सुनिए सेना सर, सीधा जवाब सुनिए। देती ठीक है पुनीत जी, सेना को पुनीत लिबर्टी दी गई जी, है। पुनीत जी, बिल्कुल लिबर्टी दी गई है, लेकिन वो भी तो है ना, वो भी तो अपनी बात रख रहे हैं, सेना के अंदर ही उनकी रहे बात हैं। से कोई परेशानी नहीं है, वो कोई भी बात एतराज करें, नहीं क्या है। हो सकता है? क्या हो सकता है, देखिए, क्या क्या नहीं हो कर सकता रहे है, हैं? क्या देश होना गर्त चाहिए, में जाएगा। कैसे नुकसान हो देश सकता है? देखिए, सेना को मजबूत करने के लिए जितनी जितनी मजबूती से पिछले 8 साल में ठीक है, कदम उठाए ठीक गए, है। वो कर्नल साहब अनुपम अपने दिल जेटली पर जी, हाथ रखकर बता दें डिफेंस कि उसमें पहले कहीं से कोई तो कमी है मजबूत क्या। हुआ है, ये इससे मानते सेना हैं आप। मजबूत हो जाएगी। पहले से ये मजबूत जो हुआ है। स्टेप उठाए गए, इससे हथियारों सेना को लेकर 15 बात देशों करें में या फिर- एक आजमाया पुनीत हुआ जी, एक सेकंड, हाँ। आजमाया हुआ प्रोसीजर है, उसको इस हिंदुस्तान में भी लागू पुनीत जी, किया जा रहा है। सुनिए, सुनिए, गुण सुनिए। अवगुण के आधार पर उसकी ठीक है। उसके बारे में विशेषज्ञ चर्चा भी करेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी उनको सॉल्व भी करेंगे। इन सब सर, चीजों ये की सरकारी शुरुआत- दस्तावेज है, ये हाथ सुनिए, में सर। ये सरकारी दस्तावेज है। पुनीत कर्नावट ये मेरी जी, समझ से पुनीत परे है। कर्नावट जी, सुनते हैं सर, आपकी भी बात इन्होंने सुनी। हाँ, कुछ कह रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसा है, मैं कमान अधिकारी हूं। मैं किसी भी आतंकवाद के क्षेत्र में एक टुकड़ी को लेके जाता हूं। अब मेरे पास उस 100 लोगों में से 25-30 हैं जो कि 4 साल की नौकरी पे हैं, जिनको फौज से निकलने के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, जिनको सीएसडी का कोई सामान नहीं मिलेगा, जिनको एक्स सर्विसमैन का ओहदा और कंफर्ट नहीं कोई मिलेगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा 4 साल तक। और कोई दूसरा रैंक नहीं है जो उनके पास। रेगुलर है। तो 4 साल वाला अपनी जान क्यों न्यौछावर करेगा? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के नेताजी के परिवार से भाई या बेटा कोई फौज में है। जहां आपको तक मालूम बात नहीं है इसलिए आप नहीं करे टिप्पणी। आप बहुत व्यक्तिगत ढंग से बात कर रहे हैं। मैं आपके कर्नल होने का, आप रक्षा नाम- विशेषज्ञ होने का सम्मान करता आप हूं नाम और और एक पलटन बता दें, नागरिक मैं के चेक कर लेता हूं। एक नागरिक के नाते मैं भी उतना ही देशभक्त हूं जितना कोई एक्स सर्विसमैन है। आप इस बात को कृपया देखिए, ध्यान रखें। श्वेता जी, आप इस बारे में कोई बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, ठीक है। सेना- पारिवारिक तौर पर नहीं, लेकिन अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, देखिए अहम मुद्दा है, पूरे देश के लिए है, युवाओं को लेकर है। देखिए इसमें कंफ्यूजन, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 30 ठीक है, सेकंड्स देखिए, हाँ, ऐसा है जो KCC सेना या सैनिक, जब हम वहां थे, हम कारगिल के टाइम में भी वहां थे, चाहे 1971 में मेरे पिताजी लड़ रहे थे, हम ये नहीं देखते कि वहां बीजेपी की गवर्नमेंट बैठी है या कांग्रेस की गवर्नमेंट बैठी है या इन्होंने कोई गठबंधन की सरकार बना रखी है। हम ये देखते हैं कि हमारा संविधान, हमारा देश हमसे क्या चाहता है और हम लड़ने जा रहे हैं। हमारे में 21 साल में या पिछली 4 पीढ़ी में जो बात दिमाग में बैठी है वो ये है कि क्या मेरी सेना के लिए और क्या मेरे देश के लिए सही है या क्या गलत है। ना मुझे इसमें कोई वोटों की राजनीति है और ना मुझे ये दिखाना है कि मेरी पार्टी ऊंची है या नीची है। मैं अपनी उसी सेना के लिए, जिसका मैं नमक खा के आया हूं, जिसकी मैं पेंशन लेता हूं, मैं ये कहता हूं आंकड़ों के हिसाब से बात करके बताइए साहब इसका फायदा क्या होगा। आप उनको जो भेज रहे हो उन बच्चों का, उनका नया तो आप कुछ भर्ती कर नहीं रहे। 12 लाख की फौज थी, आप 40,000 बढ़ा के 12,40,000 कर रहे हो। नहीं कर रहे। नो 12 लाख ही है। 12 लाख की फौज में से 40,000 को आप इस तरीके से एम्प्लॉय कर रहे हो। आप नया क्या कर रहे हो? आप बात कर रहे हो आंकड़ों में 12 लाख की फौज या टोटल जो आर्मी है, एक एयरफोर्स का जो एक एयरमैन भी होता है जो हवाई जहाज के आसपास जाता है, एक नाविक होता है, उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग सर मैडम हमने करी। हमने देखा है कि एक सोल्जर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। वो जब पीस में आता है तो उसकी लगातार ट्रेनिंग चलती है, हमारी नाइट ड्यूटी चलती है, हमारी ट्रेनिंग चलती है। हमें पता है ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। आप 6 महीने की ट्रेनिंग देखिए, एक छोटे से बच्चे को 17.5, 18, 19 साल के बच्चे को भेज रहे हमारे हाथों में कि जाओ, हमने आपको एक दे दिया 4 साल के लिए, आप इसको ले जाओ, कुछ हो गया ऊंचा नीचा, आप समझ रहे हैं आप? मैं अपनी भावनात्मक बात कर रहा हूं, बात टेक्निकली बात कर रहा हूं। पुनीत जी सिर्फ यही बात की है, ठीक है, फायदा कैसे होगा और कैसे, जो ये सवाल उठा रहे हैं उसे लेकर क्या लगता है कि अब इस पर कुछ विचार हो सकता है या फैसले को थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है?
श्वेता, मैंने हमेशा ये बात कही जी। है कि आप जो दोनों रक्षा विशेषज्ञ हैं वो इस विषय में उनका क्रिटिसिज्म का वेलकम है, लेकिन इसके पीछे जो भाव है उसको भी समझना चाहिए और इसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है उसके बारे में इनके कंस्ट्रक्टिव सुझाव आने चाहिए। सर, लेटर मेरा लिख दिया, ऑब्जेक्शन बिल्कुल। सिर्फ इतना ही था कि एक ऐसी योजना जिसमें नौजवानों को सेना के साथ एसोसिएट होकर काम करने का अवसर मिलेगा, उसकी शुरुआत ही बड़ी नकारात्मक ढंग से उन्होंने अपनी बात कही। मेरा उसके ऊपर ही ऑब्जेक्शन था। मैं दोनों का बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूं और ये मानता हूं कि अगर किसी योजना के बारे में एक्स सर्विसमैन को डाउट है तो उन डाउट्स के बारे में सरकार निश्चित रूप से, सेना के विशेषज्ञ निश्चित रूप से उस पर चर्चा करेंगे। कोई भी निर्णय सेना के बारे में ऐसा नहीं होता जो केवल और केवल पॉलिटिशियन ले ले। जब तक सेना की टॉप रैंक लीडर्स जो हमारे हैं, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, उनकी कंसेंट नहीं बनती तब तक निर्णय नहीं लिए जाते हैं। क्योंकि और कम से कम इस सरकार ने जो अभी बात कही है, कम इस सरकार ने अपनी आर्मी को ये पूरी छूट दी कि वो अपने दुश्मन को करारा करारा जवाब दे। अभी हम उसके लिए अग्निपथ की बात दिल्ली तरफ नहीं देखे। अभी हम अग्निपथ की बात देखिए कर रहे हैं। श्वेता जी, ठीक है, ठीक है। देखिए श्वेता जी, मेरी बात सुनिए। मैं अगर ये बात कहूं यहाँ पर कि इस देश की जो पॉपुलेशन है, इस देश के अंदर जो बेरोजगारी की जो समस्या है, रोजगार की इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, और उन 15 देशों से कंपैरिजन कैसे कर लिया इन्होंने, इनके रक्षा मंत्री ने या इस केंद्र की सरकार ने, हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। अरे छोड़िए ना, आप छोड़िए, राजेंद्र मेघवाल जी, आप सेना के साथ करने वाले लोग, आपकी पार्टी सैनिकों के पार्टी में बेरोजगारी करने वाले देखिए, फिर आप पार्टी में आ गए सर। बेरोजगारों के राजेंद्र मेघवाल जी, पूरी कर्नाटक सुनिए। मांगना बंद कर दिया। प्रदर्शन करते हैं, आप भ्रष्टाचार किस मुद्दे पे जा रहे हैं? किस मुद्दे पे जा रहे हैं? आप सैनिकों के खुश रहेंगे, आपके आगे बेरोजगारों की पूरी कांग्रेस पार्टी बेरोजगार हुई है क्योंकि आपने कभी राजेंद्र मेघवाल जी, सर यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। सुनिए, पुनीत कर्नावट जी, सुनिए, पहले सुनिए सर। देखिए, आप लोग मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते, राजेंद्र मेघवाल जी, पुनीत कर्नावट जी। 45 करोड़ लोगों ने रोजगार मार कीजिए। आप चिंता कीजिए कि राहुल गांधी जी ने जो भ्रष्टाचार किया उसको कैसे कवर अप किया जाए, उसके लिए सड़क पर उतरिए। राफेल उसके लिए आप बात कीजिए। अब आप मुझे सेना अध्यक्ष कह रहे हैं। आपका हो गया सर, तो सुनिए बात सुनिए। एक मिनट सुनिए, सुनना पड़ेगा सर। एक मिनट सुनना ही नहीं सुनना सर। आप टॉपिक से इधर जाए। नहीं सुनना ही नहीं सर, सुनना ही नहीं है ना। मैं सुन रही हूँ आपकी बात, ना कोई दर्शक सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। राजेंद्र जी, एक मिनट शांत रहिए। पहले आप बात सुनिए, आपकी बात नहीं सुन रही हूँ मैं। बस यही करना चाहते हैं आप, यही करना चाहते हैं आप, बात ही नहीं करना चाहते। चलिए, आपने वक्त ऐसे ही जाया कर दिया, वक्त ऐसे बर्बाद कर दिया सर। आपको शर्म आनी चाहिए। पुनीत जी, राजेंद्र जी, वक्त आपने ऐसे ही खत्म कर दिया। चलो ठीक है। दर्शक भी देख ही रहे हैं कि किस टॉपिक पे बात हो रही है और बीजेपी कांग्रेस किस बारे में अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, आप लोग का ये प्लेटफॉर्म नहीं है सर। नहीं बात हो रही है उस पर बात नहीं हो रही है उस पर बात। बस ये देख लीजिए। आप बताइए मुझे। नहीं, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नहीं, आप कैसे जोड़ लेंगे सर? इस पर हम बात ही नहीं कर रहे हम इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। बस यही दिक्कत, समस्या ये किसको दिया? HAL को मिलना चाहिए ना? नहीं, HAL को मिलना चाहिए था। HAL को 50 साल पुरानी कंपनी को राफेल का ठेका मिलना चाहिए था। राफेल भी आएगा, कांग्रेस भी आएगी, राहुल गांधी भी आएंगे, सब आएंगे, लेकिन जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उस पर ये बात नहीं करना चाहते। ब्रेक लीजिए। कोई नहीं सर, खत्म करिए क्योंकि चर्चा ही नहीं करना चाहते आप, तो इस डिबेट को खत्म यहीं पर करना ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, रोजगार का अग्निपथ है, युवा परेशान रोजगार को लेकर। रोजगार का ऐलान किया जाता है, लेकिन जब चर्चा की जाती है तो देख रहे हैं आप क्या मुद्दे लेकर आ जाते हैं, लेकिन जिस पर हम बात करें उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन सबसे अहम बात और डिक्लाइन की बात यही है कि आप फैसला लिया गया है। अगर युवाओं में इसे लेकर कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। सरकार ने कुछ सोच समझकर फैसला लिया होगा, लेकिन अगर वो फैसला
एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है या उस पर कमियां नजर आ रही है या फिर युवा कंफ्यूज है, तो उसे दूर करना चाहिए। मिल बैठकर ही सही, लेकिन इस पर कोई सही फैसला और लेना चाहिए। भले ही केंद्र सरकार इसे मानने की हित में है, लेकिन अगर जिस युवा के लिए ये फैसले लिए गए हैं रोजगार को लेकर, अगर वो इसे समझ नहीं पा रहा है या उसे नुकसान लगता है, तो उसे समझाने की भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। हालांकि देखते हैं, इंतजार करते हैं कि इस पर आगे क्या फैसला लिया जाता है। चलिए, इसके साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।